पे आ जा रहे हैं। लेक्चर 6 में क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? अरे भाई तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए अब। लेक्चर 6 में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था और पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या थी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? RLVP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन क्या है, किस पे डिपेंड करती है वो? अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। तो इसलिए हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल आ रही थी। आगे जो भी हम पढ़ेंगे उसमें मोलैलिटी आता है, तो वो भी सोल्यूट की प्रॉपर्टी दर्शाता है। ठीक है, तो आज पहले इसके 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगली जो नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी कौन थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो वाली पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लो। वो एनसीईआरटी किया था तुमने? तो उसका कल या तो तुम अपना सुबह आज मैथ्स में ही चला गया, सुबह 1 घंटे का डाउट उसके ले लेंगे, और जिसने नहीं किया प्लीज ट्राई करके आना कल। सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज अपने नोट्स पढ़ के आना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो पहले। आसान सा ये, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius is 25.21 atm, is 25.21 atm. What is the vapor pressure of solution? What is the vapor pressure of solution which contain 18 gram of glucose, 18 gram of glucose in 90 gram of water, in 90 gram of water. एटीन ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90. तुमको वेपर प्रेशर प्योर का दे रखा है और सॉल्यूशन का निकालना है। हाँ, 90 ग्राम वाटर। भाई साथ साथ सुना करो, फालतू बार मत बुलवाया करो। आधा टाइम बात करने में लगा देते हो। अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो प्रेशर पूरा किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? अगर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो मेरे सॉल्यूशन का प्रेशर किसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है ना, तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? प्योर का 0 ही है। तो वो फॉर्मूला यूज करो, पीटी इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू क्या होता है? पीए नॉट पीबी नॉट एक्सबी। इसमें एक ही चीज है, दूसरे का प्रेशर कितना है? 0 है। तो पीटी किसके इक्वल आ जाएगा? पीए नॉट और एक्स ए नॉट। ए क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट होगा या सोल्यूट होगा? सोल्यूट होगा। सोल्यूट प्रेशर है। ये कैसे आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ये कितना दे रखा है? Na। सोलवेंट अपने पास 90 ग्राम है ना, 90 डिवाइडेड बाय 18 और 18 डिवाइडेड बाय 180 प्लस। ये चीज समझ आई कैसे लिखी है? तो इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया।
देख इतना इजी है उसका मोल्स निकालना। 5 ऊपर है, यहाँ पे 0.1 आ जाएगा प्लस 5, 5.1। इतना हमेशा कभी भी सोल्व करो ना, लास्ट तक उसको लेके चले जाओ, फिर कटिंग किया करो, पहले पॉइंट्स में मत बनाया करो। पहले तुमको इसको पॉइंट्स में बना के नहीं चलना है, लास्ट तक देख लो कुछ कटवट हो रहा है, फिर उसके बाद सोल्व किया करो। यहाँ पे तो चलो वो केस नहीं बन रहा है, पर कोई भी न्यूमेरिकल इसी तरह से सोल्व करना चाहिए। लिखो प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हाँ, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इज 23.76 torr, 23.76 torr, and vapor pressure of the solution containing 54 gram of a non-volatile solute in 90 gram water is 23.32 torr, Calculate the molecular weight of solute। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जनरली यूज अगर कोई अननोन सॉलिड सब्सटेंस है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने में किया जाता है। ये इसके एप्लीकेशन में आता है सोल्यूट। इसको अच्छा, यहाँ पे ये मेथड देख रहे हैं, RLVP मेजर करने का मेथड। तुमको बस फॉर्मूला याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं मेथड हल्का हल्का बता दे रही। ओस्टवर्ल्ड वॉकर मेथड कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक कंटेनर लिया हमने, उसमें ड्राई एयर पास की, यहां से ड्राई एयर जा रही है। तो पहले कंटेनर में क्या है, सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। तो वहां से H2O गैस यहां से निकली, कौन से प्रेशर पे, PS प्रेशर में, और यहां से H2O गैस निकलती है P0 पे। तो ये PS इसमें, अरे सुन लो भाई, PS गैस इसमें गई, PS प्रेशर वाली गैस। उसके बाद इसमें प्योर सॉल्वेंट था तो उसका प्रेशर क्या होगा, P0। अब यहां से जो गैस निकलेगी वो P0 सॉल्वेंट वाली निकल के इस U ट्यूब में जाएगी। तो यहां पे जो वेट डिक्रीज हुआ वो वेट किसको दर्शा रहा है, P0 माइनस PS को। तुम ऐसे अमाउंट से भी कंपेयर कर सकते हो। मान लो कोई PS अमाउंट का इसमें गया और P0 अमाउंट का निकला, तो डिफरेंस वाला चीज जो इसमें वेट लॉस हुआ होगा उसके डिफरेंस को दर्शाएगा। तो P0 माइनस PS क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन मास ऑफ द बल्ब। वही क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद जो P0 वाला यहां गया H2O गैस, वो जो CaCl2 हमने डाल रखा था उसने उस गैस को एब्जॉर्ब किया। अब जितना भी वो एब्जॉर्ब करेगा वो P0 को दर्शाएगा। तो हम जो इसका मास बढ़ा हुआ आएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, P0 के, कि कितने प्रेशर की उसमें गैस गई है। तो जितना इसका डिक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय जितना इसका मास इंक्रीज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, RLVP के बराबर हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूजन लग रहा है, तो तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि जो जिसमें प्योर सॉल्वेंट है, अगर उस बल्ब का मास डिक्रीज हुआ है वो मास किसके डिक्रीज किसके इक्वल है, डिफरेंस के इक्वल है। ठीक है, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ है। और जो इस यूट्यूब का मास इंक्रीज हुआ है वो किसके इक्वल है, P0 के, जो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है। बस ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन भी करवा दूंगी मैं आपको। ये P0 माइनस PS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये P0 के प्रोपोर्शनल है। तो RLVP किसके इक्वल आ जाएगा, VP किसके इक्वल होता है, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PS। तो ये आ जाएगा डिक्रीज इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब
प्लस इंक्रीज इन मास ऑफ पी नॉट रहेगा। और अगर मुझे, और इसमें से जो मास डिक्रीज होगा वो किसको दिखाएगा? पीएस को दिखाएगा। तो अगर उस टाइम, अब तुमको देखना तुमको फॉर्मूला कैसे यूज करोगे। अगर इस वाले बल्ब का मास डिक्रीज बोलते तो नीचे पीएस आएगा, ठीक है। अगर इस वाले बल्ब का बोल रहा है, मतलब इसका बढ़ा हुआ मास बोल रहा है, तो वहां पे पी नॉट आएगा। तुमको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में किसका मास इंक्रीज या डिक्रीज दे रखा है। तो ये दो फॉर्मूला ध्यान रखने के, ज्यादा समझने का नहीं है इसमें, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इतना तो पता चल रहा है ना, मास डिक्रीज मास इंक्रीज, ये कॉन्सेप्ट पता है ना। इस यूट्यूब का मास बढ़ेगा, वो तुमको बता देगा कि इतने डिफरेंस से बढ़ा है, तो मतलब वो इंक्रीज हुआ है। इसका भी बता देगा कि इतने डिक्रीज हुआ है। बहुत कम चांसेस इसके क्वेश्चन आने के, पर कभी एक दो बार फंस जाए तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। और अगर एक फॉर्मूला ये वाला ध्यान रखना है, is directly proportional to PS, तो P नॉट माइनस PS मैं बता दूंगी बाद में आराम से। अरे इतना देखो, अब यहाँ पे मान लो 10 ग्राम का मास है, 10 ग्राम में से कुछ मास इसमें ट्रांसफर हुआ और इसमें से निकला है 15 ग्राम का मास। मतलब प्रेशर की बात करते हैं, चलो इसमें कुछ 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर आया और इसमें से निकला 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो कि प्योर सॉल्वेंट का था। ये चीज समझ आ रही है? उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इसका डिक्रीज बताएगा, क्योंकि इसमें मान लो 15 का कम हुआ पर 10 का आ भी तो गया है, तो डिक्रीज हो जाएगा ना वो, तो वो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बताएगा। अब उसमें 15 का गया है, तो उसमें जो भी इंक्रीज होगा वो किसको बताएगा? प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर को, ठीक है। और यहां से अगर 10 का डिक्रीज हुआ है, तो मतलब 10 का किसका दर्शा रहा है? पीएस को दर्शा रहा है। तो इस बल्ब में अगर कुछ डिक्रीज होगा, तो वो तुमको बस अभी क्या ध्यान रखना है कि अगर सॉल्यूशन वाले बल्ब में से कुछ डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो पीएस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ इस वाले बल्ब में डिक्रीज हो रहा है, तो वो पी नॉट माइनस पीएस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कुछ यहां पे बढ़ रहा है, वो पी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद फॉर्मूला तुमको पता है, जो फॉर्मूला दे रखा होगा उसके हिसाब से कर देना। मैं फिर से एक बार समझा रही, हम वैल्यूज लेके चल रहे हैं। मान लो पीएस की वैल्यू है 10 एटीएम, ठीक है। इस प्रेशर पे गैस इस वाले बल्ब में आई, यहां से डिक्रीज कितने का हो गया? 10 एटीएम का, ठीक है। तो जो इस बल्ब में डिक्रीज हुआ वो किसको दर्शा रहा है? पीएस को। अब इसमें 10 एटीएम वाली आई और 15 एटीएम वाली गई, तो डिक्रीज कितने का हो गया? 5 का। तो वो इस बल्ब का जो डिक्रीज दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है? पी नॉट माइनस पीएस को। और वो वहां पे पी नॉट 15 वाली गई है, तो वहां पे जो ऐड हुआ है वो किसको दिखाएगा? पी नॉट को, ठीक है। ये तीनों, बस ये तीनों ध्यान रखना है कि किसका इंक्रीज किसको शो कर रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। जल्दी लिखो भाई, जल्दी। लिखो, क्वेश्चन लिखो। अभी यहीं पे है तू, तो जगह छोड़ दे लक्ष्मी, बाद में लिख लेना। इसने लिख लिया, इसका देख के लिख लिया, इतना स्पेस छोड़ दे।
लिखो ड्राई एयर, हाँ ड्राई एयर went through bulbs bulb containing 40 gram of urea in 300 gram of water, then went through bulb containing pure water at the same temperature, and finally through the H2SO4, अगली इसी में अगली लाइन में लिखो the water bulb loses the finally through the H2SO4 the water bulb loses 0.087 gram and the H2SO4 tube gained 2.036 gram. Calculate the molecular weight of urea. अब देखो इसकी लैंग्वेज समझते हैं। पहले सबसे पहले लिख रखा है ड्राई एयर पास हुई बल्ब से। पहले बल्ब में क्या था मेरे पास यहाँ पे, कितना यूरिया था, 40 ग्राम यूरिया इन 300 ग्राम। तो ये हो गया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सोलवेंट, ये केस आ गया। ठीक है, उसके बाद जब वो सेकंड बल्ब में गई पास होकर, तो वो किसको दर्शा रहा था, प्योर सोलवेंट को, मतलब वो वाटर का बल्ब था। उसके बाद वो फर्दर आगे बढ़ी तो H2SO4 फाइनली H2SO4 से गई, यहाँ पे CaCl2 था। सब ये क्या होते हैं, वाटर के एब्जॉर्बर होते हैं, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। CaCl2 भी एब्जॉर्ब करते हैं, इसके अलावा कोई और भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो चेंज देखना है H2SO4 में कितना चेंज आया। तो इसका बीच वाले का वजन घटा, कितना घटा है, प्योर सोलवेंट वाले बल्ब का वजन घटा है कितना, 0.087 ग्राम, यही है ना, 0.87 ये हो गया। और इस 0.087 है, 0.087 है, 0.087। और यहाँ पे कितना बढ़ा है, 2 पॉइंट, ये इतना डिक्रीज हुआ, यहाँ पे 0.03 इतना बढ़ा है। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी नोट के। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी नोट माइनस पी एस के। तो अब हम रिलेटिव लॉरिंग निकाल लेंगे, किसके इक्वल आ जाएगी, 0.087 डिवाइडेड बाय 2.036, ये हो जाएगा पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट। अगर ये इसका वजन कम हुआ रहता तो नीचे पी एस लिखते। ठीक है, अब मुझे इन्होंने बोला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया निकालो, तो वो हम इज इक्वल टू यूरिया कितना दे रखा है 40, इसके डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे भी 40 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, प्लस पानी कितना दे रखा है, तो 300 डिवाइडेड बाय 18, यहां से हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। समझ गए। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N2 प्लस N1। तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इस तरह से तुमसे अगर तुमको वो नहीं आएगा तो तुम फिर ये सोल्व नहीं कर पाओगे, किसको डिवाइड करना है, किसको ऊपर रखना है।
और एक और केस ये बनेगा कि इसका वजन कम हुआ दे देगी तो यहाँ पे पीएस आ जाएगा, फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये दो फॉर्मूले यूज हो गए। तो ये मॉलिक्यूलर वेट कल मुझे निकाल के बताओगे कितना है। क्या 53.8। अच्छा यहाँ पे देखो ट्रिपल पॉइंट जो हमने, ये वैसे फेस इक्विलिब्रिया एक चैप्टर होता है उसके क्वेश्चन होते हैं बस आपसे, लेकिन ट्रिपल पॉइंट का पूछा जाता है। ट्रिपल पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे तीनों स्टेट में को एग्जिस्ट करता है या इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब वाटर इक्विलिब्रियम में रहेगा लिक्विड, लिक्विड गैस के साथ, इस तरह का कुछ स्टेटस हो जाता है। सॉलिड इक्विलिब्रियम में रहा लिक्विड के साथ, लिक्विड रहा गैस के साथ, वो जो फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ना हम, जैसा कि ए बी के साथ है, बी सी के साथ है तो ए सी के साथ रहेगा, को एग्जिस्ट करेगी सारी स्टेट। जैसे वो सॉलिड में चेंज होगा वापस वो उसमें वापस हो जाएगा, इस तरह के स्टेटस को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। रेजोनेंस नहीं बोलेगी, रिवर्सिबल नेचर जो बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट में ये तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट कर रही होगी। अब सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम में तो इस कर्व को क्या बोला जाएगा? सॉलिड और लिक्विड में क्या प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? मैंने उसकी एंथैल्पी भी लिखवाई थी, वेपराइजेशन। वो तो लिक्विड से गैस वाले को क्या बोलेंगे? ये कब हो जाएगा? वेपराइजेशन कब? ये हो जाएगा सॉलिड से गैस के बीच में, सब्लिमेशन कर्व। और ये सॉलिड से लिक्विड वाले को क्या बोलते हैं? फ्यूजन कर्व बोलते हैं। फ्यूजन दोनों प्रोसेस को दर्शाता है, मेल्टिंग को भी और फ्रीजिंग को भी। तो ये क्या कहलाएगा? फ्यूजन कर्व। तो इसका जो प्रेशर है, जब प्रेशर 4.56 mmHg चला जाएगा और जब टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस होएगा तो ये ट्रिपल पॉइंट कहलाएगा। तो ये तुमको वैल्यूज ज्यादा रहनी चाहिए, ट्रिपल पॉइंट कब होता है वाटर का। ठीक है, और इससे ऊपर कौन सी दो स्टेट एग्जिस्ट कर रही है इस टेम्परेचर, और अगर तुमको मतलब ये डायग्राम मालूम है तो अब तुम ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने मान लो ये टेम्परेचर ड्रॉ किया और इस प्रेशर पे बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। अगर कुछ बात करें तो ये डायग्राम मालूम होगा तो तुम उसको कर लोगे। तो समझ गए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? जहां पे तीनों स्टेट एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट की बात हम कब करते हैं? किसके को एग्जिस्टेंस पे करते हैं? लिक्विड और गैस जब इक्विलिब्रियम पे आते हैं, और वो कब होता है? जब वेपर प्रेशर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ आएगा अपना। अगर बॉइलिंग पॉइंट इसका बोले तो यहाँ पे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यहाँ पे 1 atm प्रेशर है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। इसको ध्यान रखना। तो अभी बस इसमें इतना ही जानना है।
हो गया ना? अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या समझ रहे हो, क्या होता होगा उसमें? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पहली बात तो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की बात कर रहे हैं। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो हमारा प्रेशर क्या होता है? कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। और जो इंक्रीज हुआ है उसी को क्या बोला जाता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो मेरे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, जब मैंने उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो वो चेंज निकालते हैं हम इसमें कि वो डेल्टा टीबी कितना है। अगर टी नोट मैंने मान लिया मेरे ओरिजिनल प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और टीबी मेरा जो है, टी नोट डैश मेरा सॉल्यूशन का है और ये मेरा है सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का, तो जो इसका गैप होता है वो कहलाता है डेल्टा टीबी। यही हमको फाइंड आउट करना होता है और यही कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कब होगा? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाएगा सॉल्वेंट पे। ठीक है, लिखो इसके अंदर, ये मत लिखना अभी, बस हेडिंग लिख लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। when a non-volatile solute when a non-volatile solute is added when a non-volatile solute is added to the solvent then the vapor pressure of solvent decreases. Then vapor pressure of solvent decreases and vapor pressure of solution will be less than vapor pressure of the pure solvent will be less than vapor pressure of the pure solvent. और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का कैसा रिलेशन चलता है? इनवर्स। कहां से रह गया तेरा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। लिख लिया यहाँ तक? आगे लिख दो, सिंस द वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट since the vapor pressure and boiling point are inversely related and boiling point are inversely related, so boiling point of the solution containing non-volatile solute will be higher than solute containing non-volatile solute will be higher than boiling point of pure solvent क्या मतलब है इसका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
ये चीज समझ आ गई कैसे लिखी है? बॉइलिंग पॉइंट मैंने डिफरेंस बताया, डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर मुझे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, अगर मेरे को ये दे रखा हो और टी नोट दे रखा हो, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकल जाएगा। तो टीएस किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा टीबी प्लस टी नोट, कि जितना वो इंक्रीज हो वो ऐड कर दो तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। बना लो। इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे ये कौन सा प्रेशर होना चाहिए? यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए? इस जगह पे क्या वैल्यू होनी चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर पे भी जो टेम्परेचर होगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये कितने हो गया? 760 mmHg या फिर और 1 एटमॉस्फेयर, ये टेम्परेचर हो गया। ठीक है, जब सॉल्यूट डाला तो इस तरह का ग्राफ फॉलो करता है, जब सॉल्यूशन डाला तो इस तरह का ग्राफ फॉलो करता है। तो इस तरह के ग्राफ में 1 atm हाई टेम्परेचर पे आ रहा है, मतलब वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हुआ है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ग्राफ को बहुत अच्छे से पहचानना है। क्या नहीं दिख रहा है तेरे को? इसको मैंने टीबी नोट और टी नोट भी लिख रखा है, दोनों तुमको लिखे मिल जाएगी। टीबी नोट ज्यादातर दिखता है जो तुम्हारे प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और टीबी या टीएस किसका होता है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। डेल्टा टीबी डिफरेंस दोनों का, डेल्टा टीबी। सॉरी, 1 एटमॉस्फेयर या फिर 760 mmHg। अब ये कैसे निकाला जाता है? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमको पता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है, मोलैरिटी नहीं होता है। ठीक है, मोलैलिटी और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए, साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे जिसको बोलते हैं केबी, केबी इंटू एम। केबी के नाम तुमको ध्यान रहने चाहिए। इसको बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर
इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, सब इसी के नाम है, केबी के। और अगर हम केबी की यूनिट की बात करना चाहे तो क्या हो जाएगी, यहाँ की यूनिट क्या रहेगी, टेम्परेचर की रहेगी। तो केल्विन इज इक्वल टू केबी, और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर ग्राम या मोल पर किलोग्राम, मतलब मास की यूनिट रहती है। तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर किलोग्राम मान के चल रही मैं, तो केबी की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन डिवाइडेड बाय मोल पर किलोग्राम, या फिर इसको हम बोलेंगे केल्विन पर मोल किलोग्राम। ठीक है, तो केबी की यूनिट क्या रहेगी, यूनिट ऑफ केबी विल बी अब है मोलैलिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, ये बस मोलैलिटी वाले फॉर्मूले को चेंज किया है, उसको एन नंबर ऑफ सोल्यूट मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अब नंबर ऑफ सोल्यूट मोल्स कितने हो जाएंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो उसको हमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे, एप्लीकेशन कहाँ पे है इसका, मैं स्टार्टिंग में 2-3 बार बता चुकी हूँ, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो। सोल्यूट का मोलर मास निकालने में काम आती है प्रॉपर्टीज, वो भी अननोन सोल्यूट जो हमको नहीं पता। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे रिएक्शन में क्या बना है या फिर क्या हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। लिख लिया ये वाला चीज, एक केबी का फॉर्मूला और लिखना बस।
ये वाली चीज लिख ली है। इसका केबी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m1r टीबी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। m1 क्या है यहाँ पे? मोलर मास ऑफ सोलवेंट, और टीबी नोट स्क्वायर उसका बॉइलिंग पॉइंट। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर मोलर मास हटा दे रहे हैं तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखा जाता है। तो क्वेश्चन में देख लेना क्या दे रखा है, और बाकी यूनिट्स में प्ले करना है। यूनिट्स मेरी केबी की हमेशा वही रहेगी, केल्विन पर मोल पर किलोग्राम नहीं, नॉर्मल किलोग्राम। ठीक है, तो ये इसको मैं बता देती हूँ। m1 क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ प्योर सोलवेंट। LV क्या है यहाँ पे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बेसिकली LV डेल्टा H अपॉन मोलर मास ही होता है। ये पे भी मैं एक बार ये कल फॉर्मूला चेक करके बताऊंगी। आर तो पता है ना, आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट, उसकी वही वैल्यू लेनी जो यूनिट्स के साथ मैच आएगी। और टीबी नोट स्क्वायर क्या है? टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। तो इसमें दो फॉर्मूले हैं, एक डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी, उसको चेंज करते रहो। दूसरा फॉर्मूला केबी को निकालने का। एक फॉर्मूला जो ये वाला है और एक ये वाला है। क्वेश्चन लिखो। A solution of 122 gram benzoic acid. A solution of 122 gram of benzoic acid timer है। नहीं, इसको रहने दो अभी, इसमें वेंटो फैक्टर का यूज है। चलो जाओ, डेल्टा टीबी। एक मिनट रुको।
इस क्वेश्चन में आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए इसको रहने दो। अभी आई निकालना हमने सीखा नहीं है, वेंट ऑफ फैक्टर वगैरह। रहने दो, दूसरा क्वेश्चन लिखो, काट दो उसको। क्या कोई ना, तुम मेरा इतना दिमाग खराब करते, मैं बोलती कुछ, मैं तो कॉपी खराब कर रही हूँ। लिखो हाउ मच ऑफ सुक्रोज, हाउ मच ऑफ सुक्रोज, 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 सुक्रोज के स्पेलिंग नहीं आता है क्या? Sucrose is to be added to 500 gram of water, to 500 gram of water, such that it boils at 100 degrees Celsius if the molar elevation constant for water molar elevation constant for water is 0.52 Kelvin kilogram per mole, and the boiling point of water at 750 mmHg is 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो हमको उस जो फॉर्मूले थे उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है कि वो कितना ऐड किया जाए 500 ग्राम पानी में। देखो क्या होगा, दो टेम्परेचर दे रखे हैं, प्योर का दे रखा है और सॉल्यूशन का भी दे रखा है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। मोलर मास होता है इसका 342 ग्राम पर मोल। रेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, कितना यूज हुआ होगा कि उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा है। हाँ इसी का पढ़ो क्वेश्चन को, बड़ा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 99.63। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो। मैंने बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं हम या डिप्रेशन पढ़ रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है सॉल्यूट ऐड करने पे। हाँ तो 100 सॉल्यूशन का होगा, 99.63 प्योर लिक्विड का होगा। तो डेल्टा टी भी कितना आ रहा है? 0.37। हाँ सही। हमको W2 निकालना है। KB की वैल्यू कितनी तरीके? 0.52 ना, मल्टीप्लाई बाय W2 निकालना है 1000
M2 कितना हो जाएगा? सुक्रोज का मोलर मास 342। हाँ सही है। W1 कितना दे देगा? 500 ग्राम। ये चीज निकालनी है। डेल्टा टीवी 0.37 आ गई। क्या चीज समझ नहीं आ रही आयुष? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सारी वैल्यूज हमको गिवन है, बस W2 गिवन नहीं है, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन नहीं है कि कितना ऐड करे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट में 0.37 का चेंज आए। हो गया? कितना है? तो इतने ग्राम मुझे सुक्रोज चाहिए होगा, तब जाके उसका बॉइलिंग पॉइंट 0.37 से बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन लिखो। A solution of 0.512 a solution of 0.512 gram of naphthalene, a solution of 0.512 gram of naphthalene in CCl4 obtained a boiling point elevation of 0.4 Kelvin. 0.4 Kelvin. While a solution of 1.2 gram of an unknown solute in the same mass of the solvent gives a boiling point elevation of 0.6 Kelvin. Calculate molar mass of unknown solute. तो तुमको दो डेल्टा टीबी दे रखे हैं और स्टार्टिंग वाले के मोलालिटी जैसा भी बता, मास मतलब उसका मास भी दे रखा है, उसका नैप्थलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे? सब पे एक एक एच रहता है। कितना हो जाएगा ये? C10H10 हो गया ना ये? नहीं H8 10 × 12 120 + 8 128 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो हमको नैप्थलीन का मास दे रखा है, नैप्थलीन का मॉलिक्यूलर वेट पता है, मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है, ठीक है। और केबी दोनों के लिए कैसा रहना चाहिए? केबी की वैल्यू दोनों सॉल्यूशन के लिए सेम रहेगी क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, ठीक है। CCl4 है, हाँ, दोनों के लिए सॉल्वेंट सेम है तो केबी की वैल्यू सेम रहेगी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी आपस में। तो तुम एक एक स्टेप करके पहले के लिए लिखो और फिर दूसरे के लिए। केबी भी कट जाएगा और मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमको मोलालिटी में चाहिए होता है वो भी सेम मास है दोनों सॉल्यूशन में, तो वो भी कट जाएगा। उसके मोल्स का कुछ काम नहीं है हमको, मैंने उसका नहीं बोला, मैंने तो मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट बोला है। देख सोच थोड़ा, डेल्टा टीवी का क्या फॉर्मूला होता है?
Kb, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये Kb के इक्वल है। डेल्टा टीबी 1 का केस आ गया, ठीक है। ये सोल्यूट के मोल्स मुझे पता है कितने हो जाएंगे यहाँ पे सोल्यूट के मोल्स। अरे क्या चल रहा है तुम्हारा? ये अननोन वाला सोल्यूट नहीं, कोई भी ले ले तुझे। देखती हूँ एक मिनट। Kb, इसको अगर मैं नॉन वाला मान रही तो दूसरे वाले को अननोन मान लूंगी। दो इक्वेशन बनेगी, उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो Kb कैंसिल आउट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा बस। देखिए यहाँ पे देखो, डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है? Kb mt। यहाँ ये इक्वेशन क्लियर है सबको? डेल्टा टीबी क्या होता है इसमें? क्या होता है गौरव डेल्टा टीबी? क्या होता है? डेल्टा टीबी क्या है आयुष? जो एलिवेशन हुआ है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद। पढ़ ले भाई, पढ़ ले, नहीं होगा फिर। डेल्टा टीबी एलिवेशन है, Kb उसका एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है, उसको हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तीनों में से कोई भी नाम मिल सकता है। मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर kg में नहीं ले रहे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इक्वेशन क्लियर है? ये पहले के लिए मैंने लिख दिया, ठीक है। जब पहला सोल्यूट ऐड किया, मतलब पहले क्या ऐड किया गया? नैप्थलीन ऐड किया गया, तो ये नैप्थलीन की इक्वेशन हो गई। सेकंड टीबी हमको दे रखा है, Kb क्या अलग हो जाएगा उसमें? सॉल्वेंट जब तक सेम है Kb क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो Kb मैंने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे मोलैलिटी किसकी आएगी? अननोन सॉल्यूट की, जिसका हमको क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है। तो ये M2 हो गया अननोन सॉल्यूट के लिए। डेल्टा टीबी पहले इक्वेशन में कितना दे रखा है हमको? 0.4 केल्विन। अगर यहाँ पे तुमको 0.4 डिग्री सेल्सियस भी दे देते तो आप केल्विन लिख सकते हो, क्योंकि डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, चाहे वो सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो। तो गलती ऐसे मत कर देना कि 0.4 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन में। याद रखना ये डिफरेंस है, ठीक है। तो 0.4 केल्विन हो गया। और Kb की वैल्यू कितनी? Kb की वैल्यू हमको जरूरत नहीं है। मोलैलिटी कितनी हो जाएगी इसकी? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? मास ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1000। वेट ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है हमको? वेट ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। और मोलर मास सोल्यूट का कितना है? 200 ग्राम पर मोल आएगा। मोलर मास सोल्यूट का कितना है? 128 ग्राम पर मोल। और ये हमको निकालना नहीं, हमको जरूरत भी नहीं है इसकी। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ये नहीं निकालना है हमको। तो अगले जो सोल्यूट है उसका मोलर मास निकालना है। ये इक्वेशन यहां तक सबको क्लियर है? ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब बात करते हैं, एक और सोल्यूट ऐड किया गया सेम सॉल्वेंट में। सेम सॉल्वेंट में तो Kb क्या रहेगा? सेम। और डेल्टा टीबी अब कितना आया है? 0.6 केल्विन। Kb सेम रहेगा। यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट हमको कितना दे रखा है? 1.2 ग्राम ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास मुझे निकालना है। और ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन
1/2। तो हमको क्या मिल गया 0.4। इस अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड की, तो 0.4 केल्विन डिवाइडेड बाय 0.6 केल्विन। ठीक है, ये किसके इक्वल है? Kb मल्टीप्लाई बाय 0.512 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 128, और ये वेट ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट। अब ये वाली नीचे डिवाइड करनी है, तो इसका ऊपर न्यूमरेटर टर्म यहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Kb 1.2 ग्राम 1000, और ऊपर आ जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सोलवेंट। अब जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर दो। क्या क्या कट रहा है? वेट ऑफ सोलवेंट कट रहा है, Kb की वैल्यू कट रही है, 1000 भी कट रहा है, सारा कुछ पता है, बस एक वेरिएबल बच गया है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो वो कैसे आ जाएगा? अभी मोलर मास ऑफ सोल्यूट अगर हम निकाले तो ये वाली चीजें ऊपर चली जाएगी, तो 4/6 मल्टीप्लाई बाय 128 1.2 डिवाइडेड बाय 0.512, बस इतना ही चीजें बच गई है ना। तो इसको सॉल्व कर लो। 128 का कौन सा मल्टीपल आता है? ये 4 ना, तो ये 4 आ गया, 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। कितना बच गया अपने पास? 1.2, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, नहीं ये वो वाला 1000 है, इस पॉइंट को कवर करने के लिए ऊपर 1000 लगा है। तो ये आ जाएगा 200 ग्राम पर मोल, ये आंसर आएगा। समझ गए? तो एक एक पॉइंट पढ़कर पहले उसको नोट डाउन कर लो कि क्या क्या हमको न्यूमेरिकल में गिवन है और क्या कैंसिल आउट हो सकता है। कैलकुलेशन स्टार्टिंग में नहीं करनी है, कैलकुलेशन लास्ट में ही करनी है, क्योंकि सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, वो वैसे ही तुमको वैल्यूज देगी। स्टार्टिंग में पॉइंट्स में फंस जाओगे, वहीं पर क्वेश्चन में अटकोगे और उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ोगे, या गलत आंसर लगा के आओगे, या तो -5 करके आओगे या -4 करके आओगे। 200 ग्राम पर मोल आ जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या नहीं आ रहा तेरा? 120 नहीं आएगा, 1200 आएगा यहाँ पे। नीचे 0.6 भी आएगा। तो तुमको कल होमवर्क में क्या करना है? एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, जितना यहां तक टॉपिक हो गया है, वेंट ऑफ फैक्टर जहां दिखेगा उसको छोड़ देना, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर के जहां क्वेश्चन दिखेंगे उसको छोड़ देना, बाकी सब पढ़कर आओगे। नहीं करोगे फॉर्मूला डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड है, पर वो लगाने ही नहीं आएंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल नेक्स्ट प्रॉपर्टी